गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने टोटल 5 यूनिट हैं, जिसमें से एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा हमने कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें काफ़ी सारे हमने मेथड्स देखे उसके। अब हम दूसरा एफएम का डिसीजन जो है वो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। 3 डिसीजन बताए थे ना मैंने, एक तो था फाइनेंसिंग डिसीजन, एक डिविडेंड डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 3 डिसीजन लेने होते हैं एफएम में। पहला होता था इन्वेस्टिंग डिसीजन कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। उसमें काफ़ी सारे मेथड देखे हमने, टेक्निक्स देखी। फिर उसके बाद में जब हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट होता है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में जो डिसीजन होता है वो होता है पैसों का अरेंजमेंट, कि पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस में, है ना। तो उसमें एक चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल समझते हो बिजनेस में क्या होती है? कैपिटल का मतलब बिजनेस में जो पैसा लगा है वो कैपिटल है। बिजनेस में जो पैसा लगा उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो अब जो कैपिटल लगी है उसकी क्या होती है? कॉस्ट आती है, उसकी भी लागत आती है, क्योंकि पैसा भी फ्री में तो मिलता नहीं है, नहीं मिलता है ना। आपको बिजनेस करना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, यस कमिंग। तो पैसे की ज़रूरत है, पैसा आप कहीं से भी लोगे, चाहे से आप बैंक से लीजिए, चाहे से आप पब्लिक डिपॉजिट से लीजिए, यहाँ तक कि आप अपने किसी रिश्तेदार से, फ्रेंड से भी पैसा लोगे तो उसकी भी एक कॉस्ट आएगी, है ना। फ्री में तो वो भी नहीं देगा। आपने ले लिया फ्रेंड से पैसा और आपको प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, तो वो क्या करेगा? अब प्रॉफिट में हिस्सा लेगा ना, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, तो उसकी भी क्या आ रही है? कॉस्ट आ रही है। तो पैसे का अरेंजमेंट कहीं से भी करो, पैसे की कॉस्ट आती है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो उस पैसे की जो कॉस्ट आती है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल की क्या कॉस्ट आ रही है। अब ये इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है, मान लो आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो जाएगी कॉस्ट। आपने किसी को पार्टनर बना लिया तो वो प्रॉफिट में लेगा हिस्सा, तो वो प्रॉफिट ले रहा है, वो भी एक कॉस्ट है ना, कैपिटल की। उसके अलावा मान लो बॉन्ड इश्यू कर दिए, बॉन्ड पर भी इंटरेस्ट देना होता है, वो भी उसकी कॉस्ट होती है। तो जो कैपिटल है बिजनेस में, जो पैसा आपने लिया है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। अब जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड और एक जैसे डिबेंचर होता है, अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। बॉन्ड डिबेंचर ऐसे सिमिलर मानते हो आपकी, बॉन्ड डिबेंचर सिमिलर होगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डिबेंचर जो इश्यू किए जाते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड जो लोन होता है ना, वो डिबेंचर है एक तरह से। इसमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती है, कोई फिजिकल कोलेट्रल नहीं होता है। जबकि जो बॉन्ड होता है उसमें कोई फिजिकल कोलेट्रल होता है ना। तो ये एक डिफरेंस होता है बॉन्ड और डिबेंचर में। यानी कि देखो कि जो बॉन्ड है वो एक सिक्योर्ड है, यानी कि उसमें कोलेट्रल रखा हुआ है। मान लो कोई कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है, तो जितना पैसा वो मार्केट से रेज करेगी उतने पैसे के बराबर वो क्या करेगी? वो फिजिकल असेट्स गिरवी रखेगी। अगर कंपनी उस बॉन्ड का पैसा रिफंड नहीं करती है तो उस फिजिकल असेट्स को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। उससे जो पैसा आएगा वो पैसा शेयर होल्डर्स को चुका दिया जाएगा। तो वो होता है बॉन्ड के केस में। जबकि जो कंपनियां डिबेंचर इश्यू करती है उसमें कोई कोलेट्रल, फिजिकल कोलेट्रल नहीं रखा जाता, कोई गिरवी नहीं रहती है कोई भी चीज़। तो ऐसी स्थिति में ये होता है अनसिक्योर्ड, इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है ना, डिबेंचर्स में। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं कि बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी या फिर डिबेंचर में ज़्यादा होगी? मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। डिबेंचर्स क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं, और बॉन्ड होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। बताओ किस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी? डिबेंचर्स में होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? कोई कोलेट्रल नहीं है, तो वो रिस्क ही ज़्यादा है ना। तो जहाँ पर रिटर्न होगा वहाँ पर रिस्क भी रहता है। तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर रिस्क भी है, साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने जो बिजनेस में पैसा लिया है उसके बदले आप रिटर्न करोगे, क्या क्या पे किया जाएगा? उसकी कॉस्ट आएगी, उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। यानी कि ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करनी होती है, ताकि वो उसका मार्केट वैल्यू बना रहे। यानी कि आपने मार्केट से पैसे उठाए हैं और आप उसको इन्वेस्ट करो कहाँ पर? तो उस इन्वेस्टमेंट में कम से कम आपको इतना परसेंट तो कमाना ही है जितना आपने लिया है। मान लो आपने 10% पे मार्केट से पैसा लिया है, 10% इंटरेस्ट पे आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, तो कम से कम आपको मिनिमम, वह मिनिमम रेट जो आपको अर्न करना कंपलसरी है एक तरह से, कि 10% तो आपको कमाना ही होगा इन्वेस्टमेंट से, जिससे आप उसका पेमेंट कर सको। वही क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल
द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट ए बिजनेस मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर एंड मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू। यानी कि मार्केट वैल्यू, जो बिजनेस की मार्केट वैल्यू है, शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है, उसको मेंटेन करने के लिए या इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टर ने जिस भरोसे से आपको पैसे दिए हैं उसको बनाए रखने के लिए वह मिनिमम रेट जो आपको इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना जरूरी है ताकि आपका मार्केट वैल्यू बना रहे, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेन फंड्स थ्रू इक्विटी, डेट और कॉम्बिनेशन। ये जो पैसा लिया जाएगा वो डेट से लिया जा सकता है या इक्विटी से लिया जा सकता है या कॉम्बिनेशन, यानी कि मिक्सचर, कुछ पैसा डेट से कुछ इक्विटी से लिया जाएगा। एंड सर्व ए बेंचमार्क फॉर इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वह मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना कंपलसरी होता है ताकि वो अपने मार्केट वैल्यू को बनाए रख सके। ठीक है, या अपन सिंपल शब्दों में कहे तो जो कैपिटल है बिजनेस में, जो पैसा हमने लगाया है, लिया है मार्केट से, तो उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कितना रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए, तो उसी को, यस कमिंग, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि पैसे की एक तरह से लागत है ना। पैसा फ्री में नहीं मिलता ना, क्या लगता है पैसे पे? ब्याज लगता है, टाइम के अकॉर्डिंग ब्याज लगता है, तो वही ब्याज ही, जो इंटरेस्ट है, वही क्या है? उसकी कॉस्ट है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अब देखो, बिजनेस में पैसा दो तरह से लिया है, दो मेन फंड है, एक है डेट और एक है इक्विटी। डेट का मतलब है उधार, उधार में लोन आ गया, डिबेंचर आ गए, बॉन्ड आ गए, ये सिमिलर है ना। बॉन्ड डिबेंचर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ऐसे ही लोन है। तो ये तो हो गया डेट, जो आपको एक टाइम पीरियड बाद में पे करना होगा। डेट का मतलब ही क्या है कि आपको एक टाइम पीरियड बाद में उनको पे करना पड़ेगा। उधार है वो, तो पैसा मांगेंगे कुछ टाइम बाद में। एक होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि आप उसके ओनर हो, जितने प्रपोर्शन से आपने जो शेयर होल्डिंग ली है उतने प्रपोर्शन से आप उसके ओनर बन गए, तो अब आपको पैसे वापस पे करने की लायबिलिटी नहीं है बिजनेस पे। और बिजनेस पे लायबिलिटी कब होगी? जब बिजनेस, अगर आपको पैसे पे कर दिए तो फिर बिजनेस का समापन हो गया, बिजनेस ही एंड हो गया, तभी मिलेगा पैसा। तो इक्विटी और डेट दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया। डेट में पैसा रिपेमेंट करने की एक लायबिलिटी होती है, एक कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में पैसा पे करना होता है। एक इक्विटी होती है जिसमें जब कंपनी समापन होगा, बिजनेस आपका खत्म होगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो दो तरह से पैसे लिए जा सकते हैं मार्केट में, डेट के द्वारा, इक्विटी के द्वारा। तो उन पर जो रिटर्न करना पड़ेगा, जो आपने कैपिटल ली, उसके बदले आपको क्या पे करना पड़ेगा, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के देखो क्लासिफिकेशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एसीसी। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज, कैपिटल, डेट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस स्टॉक करंटली यूजिंग बाय द कंपनी। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जो भी आपके सोर्स है जहां से आपने पैसे रेज किए, उनकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी। जैसे मान लो इक्विटी की कुछ कॉस्ट अलग आएगी, प्रेफरेंस शेयर लिया है उसकी कॉस्ट अलग आएगी, ऐसे ही आपकी जो डेट है उसकी कॉस्ट अलग आएगी। डेट की कॉस्ट इंटरेस्ट के रूप में होगी, इक्विटी की डिविडेंड के रूप में होगी, और प्रेफरेंस शेयर की भी क्या होगी? डिविडेंड होगा, वो एक फिक्स होता है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिविडेंड? इक्विटी में कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता, प्रेफरेंस में क्या होता है? एक रेट ऑफ डिविडेंड क्या होती है? फिक्स होती है, तो वहां पर फिक्स डिविडेंड दिया जा रहा है, तो यही कॉस्ट आ रही है। अब इनकी एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि कॉस्ट को अपने टोटल कर लेंगे, और जितने सोर्स है, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, है ना। उनकी मिली जुली कॉस्ट क्या आ रही है, तो वो जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये वेटेड एवरेज का मतलब होता है जिस प्रोपोर्शन से आपने लिया है उसको उतना वेट देना होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट निकाली जाएगी। फिर दूसरी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, MCC, द कॉस्ट ऑफ राइजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ राइजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। यानी कि आपको बिजनेस चल रहा है, अब आप और पैसे की आवश्यकता है, तो जो आपने और फंड रेज किया है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, वही क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा लगा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल जो यूनिट है वो उसका आपने कंजम्पशन किया, उससे आपको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, वही होती है मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, MC। तो यहाँ पर भी एक एडिशनल, यस कमिंग, एडिशनल आपको फंड की आवश्यकता है, तो एडिशनल फंड के लिए आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, वही क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद में होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? द डायरेक्ट measurable cost of obtained fund such as type of interest paid on debt and the return required by the equity investors। explicit cost एक तरह से internal rate of return ही होती है, जो अपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ा ना, उसमें पढ़ा था अपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
पढ़ा ना कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? आईआरआर। आईआरआर वह दर होती है, वह रेट होती है जो फ्यूचर में हमें इनफ्लो मिलेंगे, यानी कि जो फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट होगा, इनफ्लो मिलेंगे, उसको किस रेट पर हम डिस्काउंट करें ताकि वो वर्तमान के जो प्रेजेंट के आउटपुट है उसके बराबर हो जाए, उसी रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते थे। तो ये एक तरह से एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही होती है कॉस्ट कैपिटल की। ऐसे होती है एक इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या होगी? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल इन वन इन्वेस्टमेंट ओवर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, इट द रिटर्न फॉरगोन ऑन द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आपने कैपिटल बजटिंग में हमने देखा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, कौन सी बेस्ट मशीनरी का हम सिलेक्शन करना होगा, तो हमने किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्शन कर लिया, तो बाकी के जो हमने छोड़ दिए उसमें से जो सबसे बेस्ट था वही हमारे लिए क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी उसी की। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट उसकी क्या कॉस्ट आ रही है? जो बेस्ट अल्टरनेटिव थी जो था जिसको आपने फोरगोन कर दिया उसकी कॉस्ट आएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। स्पेसिफाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्पेसिफाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हर एक सोर्स की, जैसे डेट की क्या होगी, इक्विटी की क्या होगी, प्रेफरेंस की क्या होगी, हर एक सोर्स की जो भी कॉस्ट होती है उसको स्पेसिफाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और एक हमने देखा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज क्या होती है? इनका सबका एवरेज निकालेंगे कॉस्ट का। तो स्पेसिफाई कॉस्ट द कॉस्ट एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल, पर्टिकुलर सोर्स की क्या कॉस्ट आ रही है वही स्पेसिफाई कॉस्ट हो जाएगी। सच है जैसे डेट की कॉस्ट, डेट की कॉस्ट है वो एक तरह से स्पेसिफाई कॉस्ट है, ऐसे इक्विटी की कॉस्ट है वो भी स्पेसिफाई कॉस्ट है, प्रेफरेंस स्टॉक की कॉस्ट है वो भी स्पेसिफाई कॉस्ट है। फिर उसके बाद में है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी सोर्सेस हमने जहां जहां से फंड रेज किया है, इक्विटी से, डेट से, प्रेफरेंस से, रिटेन अर्निंग से या किसी अदर सोर्स से, तो उनकी सबकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगी, है ना, उसी को हम बोलेंगे कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। एक फ्यूचर कॉस्ट होती है, फ्यूचर कॉस्ट होगी द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनीज एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड फॉर राइजिंग फंड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी फंड रेज किए जाएंगे उसकी क्या कॉस्ट आ सकती है, वो एक अनुमानित, ये फ्यूचर की कॉस्ट अनुमानित होती है। और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, ये पास्ट की कॉस्ट होती है, पास्ट में हमने जो मार्केट से पैसा लिया है उसकी क्या कॉस्ट आएगी वही हमारी हो जाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकर्ड बाय ए कंपनी फॉर फंड राइजिंग इन पास्ट, पास्ट में जो फंड लिए गए हैं उसकी हमारे क्या कॉस्ट आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अब हमने यहाँ पर क्या देखा? पहले तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कैपिटल की ही कॉस्ट होगी, है ना, यानी कि मार्केट में जो पैसा लगा है, उस जो पैसा हमने मार्केट से रेज किया है तो उसकी कॉस्ट आएगी ना, उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा हमें। तो रिटर्न करेंगे तो उसमें हो सकता है डिविडेंड पे करे या इंटरेस्ट के रूप में दे, तो वही कॉस्ट होगी। उसके बाद में हमने देख लिया कि टाइप्स, कितने टाइप की कॉस्ट हो सकती है ना। अब हम एक एक का स्टडी करेंगे, जिसमें हम पहला ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। डेट यानी उधार, मार्केट से हम पैसा उधार ले रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट आएगी? तो इसकी कॉस्ट इंटरेस्ट के रूप में होती है। ठीक है, पहले तो कॉस्ट किसके रूप में होगी? इंटरेस्ट के रूप में, क्योंकि डेट को आप क्या पे करोगे? आपने डेट लिया है, उधार लिया है, तो उधार लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट के रूप में इसकी कॉस्ट आएगी। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट देखेंगे अपन, डेट यानी डिबेंचर, इसको हम केडी से डिनोट करते हैं। केडी का मतलब के फॉर कॉस्ट और डी का मतलब डिबेंचर, इसको डिनोट करते हैं केडी से। और इसकी कॉस्ट किसके रूप में आती है? इंटरेस्ट के रूप में इसकी कॉस्ट आती है, इंटरेस्ट के रूप में इसकी कॉस्ट आएगी। अब देखो कॉस्ट कैसे आएगी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे 100 रुपीज ले लिए और वापस मैंने आपको 110 रुपये पे किए, तो यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, यही क्या है? 100 रुपये की कॉस्ट है इंटरेस्ट के रूप में। तो अगर हम इसको परसेंट में निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, इसी तरह से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, यही होगा इंटरेस्ट के रूप में। अब यहां पर इंटरेस्ट क्या होता है? एवरी ईयर जाता है, एवरी ईयर इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, चाहे से कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे से नहीं हो, इंटरेस्ट का पेमेंट तो होता ही होता है ना। तो यहां पर हम हो जाएगा एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखो डेट दो प्रकार के होते हैं, डेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिडेम्बल और एक इरेडेबल। हालांकि अब इरेडेबल इश्यू नहीं कर सकते कंपनी एक्ट के थ्रू, 20 साल से ज्यादा के शेयर जो होते हैं
उससे ज़्यादा इशू नहीं किए जाते, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इरेडेबल और रेडेबल दोनों के केसेस में कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो रिडेम्बल शेयर होता है, उसकी एक फिक्स मेच्योरिटी टाइम होती है ना। मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद में उनका पेमेंट करना होता है ना। इंटरेस्ट तो एवरी ईयर देना ही होता है, लेकिन जो अपने प्रिंसिपल है उसका पेमेंट करना होता है, तो वो रिडेम्बल। यस कमिंग। इरेडेबल में क्या होता है, इरेडेबल में कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है कि उनका पेमेंट कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं रिडेम्बल में देख लेते हैं, रिडेम्बल के केसेस में क्या होगा। तो देखो रिडेम्बल में कॉस्ट क्या आएगी। कॉस्ट मैंने बताया आपको कि जो आपने पैसा लिया है डेट के रूप में, उसको आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, उसकी क्या कॉस्ट। तो यहाँ पर एक तो एनुअल इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना होगा। उसके अलावा एक चीज और पे होगी, वो ये होगी कि आपने पैसा कितना लिया और कितना आपने दिया, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है उसकी, और पैसा लिया यानी कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ, यानी कि नेट प्रोसीड, उसको हम बोलेंगे नेट प्रोसीड। ऐसा तो है नहीं कि आपने मान लो कि 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया है तो 100 रुपए पूरे ही कंपनी को मिलेंगे। उसमें हो सकता है कि ब्रोकरेज भी लगेगा, अंडरराइटिंग कमीशन भी लगता है, प्रिंटिंग चार्जेस भी लगेंगे, कोई जीएसटी वगैरह इस तरह के टैक्स भी लगेंगे। तो वो जो खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन चार्ज या इश्यू एक्सपेंसेज। तो इश्यू एक्सपेंसेज को हम माइनस कर देंगे फेस वैल्यू से, वही तो पैसा मिलेगा। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, फेस वैल्यू है, कंपनी ने हो सकता है कि 10 रुपए उसको डिस्काउंट पे इश्यू किया हो, 90 पे ही इश्यू किया हो, या हो सकता है प्रीमियम पर इश्यू किया हो, फिर उसके खर्चे हो गए होंगे। सपोज दैट 10 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू किया और 10 रुपए उस पर खर्चे हो गए इश्यू एक्सपेंसेस, तो कंपनी को तो 80 मिले ना, 80 रुपए हुए, तो 80 रुपए मिले। और जब रिडेम्पशन किया जाएगा उसमें हो सकता है कि 20% प्रीमियम पर रिडेम्पशन किया जाए 120 पे, तो यहाँ पर आपको मिले 80 और आपको पेमेंट करना कितना पड़ा 120 रुपए, तो वो 40 रुपए क्या हुआ, वो डिफरेंस, वो भी तो कॉस्ट हो गई ना, वो कॉस्ट होगी। अब उस 40 रुपए को क्या करेंगे, जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी, जो ईयर होंगे, जितने साल की मेच्योरिटी अवधि है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो एक साल का आ जाएगा उसमें। जैसे 40 रुपए, ये तो कितने है, जैसे 10 साल की मेच्योरिटी है, तो 10 साल का टोटल एक्सपेंसेज है ये एक्स्ट्रा 40 रुपए, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक साल का आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, इस एनुअल इंटरेस्ट में हम जोड़ देंगे, तो वो एक साल की कॉस्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात। एक तो एनुअल इंटरेस्ट जो हर साल दे होगा वो तो फिक्स है, प्लस उसके अलावा मैंने एक तरह का और बताया एक्सपेंसेज, वो क्या होगा, नेट प्रोसीड और मैच्योरिटी वैल्यू का डिफरेंस, वो भी एक खर्चा है, लेकिन वो कितने सालों का है, वो है मैच्योरिटी टाइम पीरियड का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर जो है मैच्योरिटी के, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो एक साल का खर्चा आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे हम किससे, प्रिंसिपल से। अब प्रिंसिपल में भी किस प्रिंसिपल से करोगे, दो तरह के हमारे यहाँ पर वैल्यू है, एक तो नेट प्रोसीड और एक मैच्योरिटी वैल्यू। नेट प्रोसीड रखें या मैच्योरिटी वैल्यू रखें, तो इन दोनों का हम एवरेज रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केडी का, हमारे कॉस्ट ऑफ डेट केडी का फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल इंटरेस्ट प्लस कर देंगे इसमें कौन सा डिफरेंस, किसका, मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का। मैच्योरिटी वैल्यू एमवी का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कि कितना आप जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो कितना पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एमवी मैच्योरिटी वैल्यू, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एमवी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड एनपी, नेट प्रोसीड कि अभी पैसा कितना मिला खर्चों के बाद में, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एन से कर देंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी है ना, ये इसमें ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, नेट प्रोसीड और मैच्योरिटी वैल्यू के एवरेज से, नेट प्रोसीड और मैच्योरिटी वैल्यू के एवरेज से, एमवी प्लस एनपी अपॉन 2, ये इनका एवरेज आ गया, और इसको किसका कर देंगे 100 से। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ऊपर हमने क्या रखा, इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड में कितना डिफरेंस है, वो भी कॉस्ट है, लेकिन एन से डिवाइड कर देंगे तो एक साल की आ जाएगी, उसको इंटरेस्ट में जोड़ देंगे तो ये एक साल का खर्चा हो चुका। डिवाइड कर देंगे मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों के एवरेज से, तो मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, डेट की लागत। अब यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, है ना, या कंपनी जब भी डेट इश्यू करेगी तो वो मैच्योरिटी वैल्यू तो फिक्स करेंगे ना कि इतने सालों बाद में इतने का जो फेस वैल्यू इतने का पेमेंट किया जाएगा। यस कमिंग, है ना। तो यहां पर क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में आपको, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी MV4 मैच्योरिटी वैल्यू, एनुअल इंटरेस्ट
वो आपको निकालना रहेगा, या फिर जब भी डेट इश्यू किया जाएगा तो कंपनी तो ये तो क्लेरिफाई करेगी इतना परसेंट इस पर डिबेंचर पर इतना परसेंट इंटरेस्ट होगा, है ना। तो ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एनपी कैसे निकालते हैं, देखो नेट प्रोसीड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, देखो नेट प्रोसीड का मतलब है कि आपने जो फेस वैल्यू पे डिबेंचर इश्यू किया उसमें से कितने आपके एक्सपेंसेज हो चुके हैं उसको माइनस कर देंगे, तो वो नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब ये कि कंपनी को खर्चे घटाने के बाद में कितने पैसे प्राप्त हुए। तो यहां पर नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये मान लो कोई भी फेस वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, इसमें से क्या कर देंगे, सारे खर्चे लेस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेज। लेकिन हो सकता है कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पर इश्यू करे, है ना, तो ऐसी केस में प्रीमियम को ऐड किया जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रीमियम, प्रीमियम जो भी परसेंट दे रखी है उस प्रीमियम को यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो प्रीमियम दे रखा है तो ऐड करेंगे, मान लो 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर था और कंपनी ने उसको 110 रुपए पे इश्यू किया है, तो यहाँ पर 10 रुपए क्या होगा, प्रीमियम होगा। आज ही लाइट कटी है, कभी नहीं करती। तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा यहाँ पर। रेगुलर आओ क्लास में आप भी, एफएम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नहीं पास नहीं हो गए। पिछली बार भी फर्स्ट ईयर में काफी लोग फेल हो गए, इसमें तो प्रैक्टिकल ही नहीं था, थ्योरी सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स, बीएडीएम, एक एबीएसटी में जरूर प्रैक्टिकल थे। तो एबीएसटी में तो फिर भी पास हो गए, इकोनॉमिक्स में फेल हो गए, कई बीएडीएम में फेल हो गए। तो इस बार तो प्रैक्टिकल है दोनों, ईएफएम में अपने एफएम है और एबीएसटी में कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो दोनों प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको। ओनली आप सोचो कि थ्योरी के बेस पर पास हो जाओगे तो नहीं हो पाओगे। और ये देखो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हर जगह है, ये तो मेन सब्जेक्ट है आपका ईएफएम का, आपके इसमें भी है। आप बीबीए कर लो, बीबीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, एमबीए करो फाइनेंस से, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा। आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आएगा उसमें भी। सीए कर लो, सीएस कर लो, सीए में आईपीसीसी में आता है सेकंड ग्रुप में, सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है, और सीएस में आता है, सीएमए में आता है, हर जगह आता है, ये तो पढ़ना चाहिए। आज तो एक मैसेज डालने से थोड़े स्टूडेंट बढ़े हैं, नए स्टूडेंट आए। नए स्टूडेंट कौन है जो पहली बार क्लास ले रहा है, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 स्टूडेंट नए आए, ठीक है ओके। हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड देख रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू होगी ऐड क्या करेंगे, प्रीमियम, प्रीमियम को ऐड कर देंगे, और उसके बाद में लेस क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेज होगी उसको लेस कर देंगे। एक तो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू है तो डिस्काउंट को लेस करेंगे। उसके अलावा इश्यू एक्सपेंसेज, एक तो डिस्काउंट हो सकता है और बी क्या हो सकता है, एक इश्यू एक्सपेंसेज हो सकते हैं, इश्यू एक्सपेंसेज। अब देखो इश्यू एक्सपेंसेज क्या क्या हो सकते हैं, इश्यू एक्सपेंसेज में हो सकता है अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकती है, ब्रोकरेज हो सकती है, और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज। ये जो भी एक्सपेंसेज होंगे इनको ऐड कर देंगे और इनको क्या करेंगे,
ऐड करके यहाँ पर लेस कर देंगे, तो ये जो बचेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रोसीड बोलते हैं। नेट प्रोसीड का मतलब है कि जो भी एक्सपेंसेज है उनको लेस करने के बाद में क्या पैसा बच रहा है, जो पैसा कंपनी को मिलेगा, ठीक है, तो इसको नेट प्रोसीड कहते हैं। तो अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये एक क्वेश्चन है, देखो। हिटाची लिमिटेड रिक्वायर्ड एडिशनल फाइनेंस फॉर इट हैज़ बीन डिसाइड इशू 9% डिबेंचर ऑफ RS 500। 500 रुपये का ये फेस वैल्यू है उसकी, 500 रुपये का शेयर है, 9% डिबेंचर पर इशू किए जा रहे हैं और 1000 शेयर है। रिडेम्बल आफ्टर 8 ईयर, रिडेम्पशन जो नंबर ऑफ रिडेम्बल ईयर्स है वो है 8 ईयर। कॉस्ट ऑफ इशू इज एस्टिमेटेड टू फॉलोज, अंडर राइटिंग कमीशन है 1.5%, ब्रोकरेज है 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज है 10,000 रुपये, और टैक्स रेट आपको दे रखी है 30% टैक्स रेट है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर KP, और ये कैसी होगी, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालते हैं, आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 1 माइनस टी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिए पहले, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, इंटू करेंगे 100 से, और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए कितना है, 9%। इंटरेस्ट है 9%, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 500 रुपये फेस वैल्यू है, उसका 9% निकालिए तो हो जाएगा 45 रुपीज़, ठीक है, 45 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 45 रुपीज़ प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, देखो मैच्योरिटी एट पार, रिडेम्बल एट पार, रिडेम्पशन कितने पे किया जाएगा, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है 500 माइनस नेट प्रोसीड। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन में हमें वर्किंग नोट में देना होगा कि नेट प्रोसीड कैसे निकाला। वर्किंग नोट नेट प्रोसीड निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, 500 रुपये, ये 500 रुपये। अब यहाँ पर देखो इसमें फर्स्ट दे रखा है अंडर राइटिंग कमीशंस कितना है 1.5%, ब्रोकरेज है 0.5%, और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज टोटल हो रहे हैं 10,000 रुपये, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1000, तो इससे डिवाइड करेंगे तो एक शेयर पर एक डिबेंचर पर 10 रुपये यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, लेस करेंगे, लेस इश्यू एक्सपेंसेज, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम और डिस्काउंट तो है नहीं, अगर प्रीमियम होता तो हम यहाँ पे ऐड कर देते, और डिस्काउंट होता तो लेस कर देते। इश्यू एक्सपेंसेज में फर्स्ट आ जाएगा अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 1.5%, यहाँ पे देखिए 1.5% आ रहा है अंडर राइटिंग कमीशन। तो यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है 500 रुपये, और उसका 1.5% कितना हो जाएगा, 500 रुपये फेस वैल्यू है और 1.5% अंडर राइटिंग कमीशन हो रहा है, तो 500 का 1.5% निकालिए, 7.5 आ रहा है, ये 7.5% आ जाएगा, 7.5 रुपीज़। फिर बी में क्या जाएगा, ब्रोकरेज कितना है 0.5%, तो 500 रुपये का शेयर है, उसका 0.5% निकालिए, 2.5 कितना आएगा 2.5। फिर सी में आ जाएगा
प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज, और ये टोटल एक्सपेंसेज हो रहे हैं 10,000 रुपये टोटल हो रहे हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 1000, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 रुपये। तो टोटल अगर इसको हम टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ हमारे क्या हो रहे हैं, इशू एक्सपेंसेज आ रहे हैं। तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा 480 रुपये। डिवाइड नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी देखो कितने साल बाद में, 8 साल बाद में इनका रिडेम्पशन किया जाएगा, 8 साल बाद में। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा 8, इसको इनटू कर देंगे 100 से, और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू 500 प्लस नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा 480 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 45 प्लस 500 माइनस 480, तो 20 डिवाइड कर देंगे 8 से, 2.5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47 इंटू 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 प्लस 480 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना 490। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9.69%। ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी KD 9.5%। अब ये जो KD है वो KD निकाली हमने बिफोर टैक्स। अगर इसी को हमें आफ्टर टैक्स निकालना होगा, KD अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो, आफ्टर टैक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टी को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट है यहाँ पर 1 माइनस टैक्स रेट से इसको क्या करेंगे इंटू करेंगे, और उसके बाद में प्लस करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय n, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100, यही सिंपल। तो यहाँ पर 45 रुपीज़ जो आ रहा है इंटरेस्ट, इसको 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट देखिए अगर बिफोर निकालना है, यहाँ पर है टैक्स रेट 30%, तो 0.30 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी 500 माइनस नेट प्रोसीड 480 डिवाइड एट इंटू 100 और प्लस 490, 500 प्लस 480 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो 490 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 0.70, तो 31.5 प्लस यहाँ पर देखिए पहले कितना आ रहा था, पहले यहाँ पर 45 था, अब कितना आ रहा है 35 आ रहा है, प्लस 2.5 इंटू 100, और ये कितना आएगा 490। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से और डिवाइड कर दोगे 490 से, तो ये कितना आ जाएगा 6.938, ये इस तरह से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक ही क्वेश्चन देखिए, रमा एंड कंपनी लिमिटेड विशेस टू इशू 1000 10% डिबेंचर ऑफ RS 100 each, फॉर विच द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू इनकर फॉलोइंग एक्सपेंसेज, अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज यहाँ पर 15,000 रुपये हो रहे हैं। कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स, एज्यूमिंग द डेट इशू एट पार, पहले हम इसी को ले लेते हैं, डेट इशूड एट पार, यदि सम मूल्य पर निर्गमन किया जाता है, ठीक है। तो KD क्या होगी, KD पहले आफ्टर टैक्स निकलेगी या बिफोर टैक्स, बिफोर है ना, बिफोर टैक्स। फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट, अब यहाँ पर देखो वो दे रखा है आपको रिडेम्पशन ईयर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि ये जो डिबेंचर है वो क्या है, वो है इरिडेबल, ठीक है, इरिडेबल है यहाँ पर।
इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड और इनटू कर देंगे 100 से। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट में पहले देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% डिबेंचर है और कितने रुपए का है, 100 रुपये का है, तो कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपये। इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 रुपीज़। नेट प्रोसीड निकालना देखेंगे। नेट प्रोसीड, दूसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, और उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे इशू एक्सपेंसेज। इशू एक्सपेंसेज में फर्स्ट में क्या आ रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन, और वो कितना है, 2%। तो 2% कितना हो जाएगा, 2 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में बी क्या है, ब्रोकरेज, और वो कितना है, 0.5%, तो ये 0.5 रुपीज़ हो जाएगा। सी में क्या दे रखा है आपको, देखिए सी में ऊपर देखिए, यहाँ पे दे रखा है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, 15,000 रुपये, और टोटल शेयर कितने हैं, 1000। तो डिवाइड कर देंगे 15 रुपये, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज 15,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने, 1000, तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये। कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर, 17.5। ये टोटल क्या हो चुका हमारे, इशू एक्सपेंसेज हो चुका। अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। ये क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड आ जाएगा। नेट प्रोसीड्स, अब यहाँ पर नेट प्रोसीड लिख देंगे, यहाँ पर 82.5, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 82.5, तो आ जाएगी 12%। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये हमने निकाला बिफोर टैक्स। ऐसे ही आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। आफ्टर टैक्स केडी, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 10 रुपीज़, और 1 माइनस टैक्स रेट देखो कितनी है, टैक्स रेट है यहाँ पर 30%, तो 1 माइनस 0.30, नेट प्रोसीड कितना आ रहा है, 82.5 इंटू 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700, 82.5 कितना हो जाएगा, 700 डिवाइड 82.5, 8.48%। इस तरह हम केडी निकालेंगे। फिर अगले जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है कि यदि जो डिबेंचर है वो 10% डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं, तो 10% डिस्काउंट पे इश्यू की जाती है। यहाँ पे देखो इश्यू एक्सपेंसेज है, उसके साथ में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट और ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट कितना, 10 रुपये डिस्काउंट। तो ये जो 72 है उसकी जगह कितना हो जाएगा, 27.5, और ये कितना हो जाएगा, 72.5। तो नेट प्रोसीड 72.5 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेट प्रोसीड का डिफरेंस आएगा और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा।